नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है, शुड इंडिया एक्सेप्ट इस्लामिक स्टेट रिटर्नीज। एक्चुअली ये 4 केरला वुमेन के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। अभी यहाँ पे 2-3 स्कॉलर्स आपस में ये व्यू पॉइंट दे रहे हैं कि क्या इन 4 वुमेन्स को इंडिया में आने की परमिशन दी जानी चाहिए। ज़्यादातर जो ऑथर्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल में व्यू पॉइंट दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इन 4 वुमेन्स को इंडिया में आने की परमिशन मिलनी चाहिए। ये इंडिया को थ्रेट नहीं है। प्रॉपर अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स के थ्रू इनको इंडिया के लिए थ्रेट बनने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं इन वुमेन को फेवर में कि वो इंडिया में लाई जा सके, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए, कोरोना के पैंडेमिक में और खासकर जो सेकेंड वेव आई है इन्फेक्शन की, इस समय पे इकोनॉमी और नीचे जाती हुई नजर आई। अगर ये सेकेंड वेव नहीं आई होती तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी उतना नीचे नहीं जाती, बट नीचे जा रही है। सरकार का अगर पॉइंट देखा जाए तो सरकार इकोनॉमी को रिफॉर्म्स के थ्रू अच्छा करना चाहती है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये ऑथर ये बोल रहा है कि भाई रिफॉर्म से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे फिजिकल स्पेंडिंग से होने वाला है, पब्लिक स्पेंडिंग से होने वाला। कहने का मतलब है कि सरकार अगर खूब सारा पैसा इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करे उससे कुछ होगा। यहाँ पे मनी को प्रिंट करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है, ऑथर ये बोल रहा है कि सरकार को पैसा उधार उठाना चाहिए मार्केट से और कहीं ना कहीं उसको लोगों के बीच में बांटना चाहिए। उसका लॉजिक क्या दे रहा है ऑथर? ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए, दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं ओईसीडी के ग्रुप के अंदर, उनका जो पब्लिक डेब्ट लेवल है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। और इंडियन गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स ले रही है, और बेसिकली यहाँ पे वो रिफॉर्म्स की बात हो रही है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लिए गए हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के रिफॉर्म्स के बाद भी जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं, जब तक हमारी इकोनॉमी में सरकार बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ नहीं करेगी तब तक हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ नहीं आएगी, कहीं ना कहीं ग्रो नहीं करेगी, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। तो जो भी ऑथर का लॉजिक है वो लॉजिक यहाँ पे मैं आपको बहुत ढंग से समझाऊंगा। एक्चुअली में कुछ हद तक देखा जाए तो ये लॉजिक कुछ एक्सटर्नल एग्जाम्पल्स के बेसिस पे बहुत अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना में देख लीजिए, चाइना की सरकार अपने बिजनेसेस पे तगड़ा पैसा खत्म करती है, यूएसए की सरकार भी करती है। कुछ कुछ ऐसा ही इंडिया को करने को भी कहा गया है। इंडिया वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या दोनों तरफ के स्टैंड है, इन दोनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर एक और आर्टिकल है, कोर्ट हॉपिंग एट द क्लिक ऑफ अ माउस। ये मैं समझाने वाला नहीं हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया। इसमें यही बताया गया है कि पहले कोरोना से पहले जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती थी तो एक पर्टिकुलर रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बैठता था और जो भी पॉइंट्स वगैरह बोले जा रहे होते थे प्रोसिक्यूशन के, डिफेंडेंट के, वो नोट करता था वो जर्नलिस्ट। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि कोरोना का पैंडेमिक और लॉकडाउन लगा। फिर जब लॉकडाउन खोला तो लिमिटेड बेसिस पे इन रिपोर्टर्स को एंट्री दी गई कोर्ट के अंदर। बाद में क्या हुआ कि कोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग शुरू कर दी। तो वर्चुअल हियरिंग शुरू करने के बाद एनवी रमन्ना साहब, जो कि अभी के चीफ जस्टिस हैं, वो पहले एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर बनवा दिया। एक्चुअली में एक ई कमेटी बनी थी जिसको हेड किया था जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। तो उस ई कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया था और एनवी रमन्ना साहब के कहने पे एक नया सॉफ्टवेयर बन गया है। और अब टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये घर बैठे बैठे लॉयर्स और जजेस की डिबेट को, बहस को सुन सकते हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया गया, जैसा कि आप इसका टाइटल देख सकते हैं, कोर्ट हॉपिंग एट द क्लिक ऑफ माउस। यानी कि अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच का केस चल रहा है, किसी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो बस एट द क्लिक ऑफ द माउस जहां जहां पे जो जो भी केस की ऑनलाइन हियरिंग चल रही है, आप फटाफट उस हियरिंग में पहुंच के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट क्या कर सकते हो? अब जब ये जर्नलिस्ट बैठते थे सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस के सामने तो ये कुछ बोलते थे ना थे। जो जज बोल रहा है और जो लॉयर बोल रहा है और जो भी स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, बस वही बोलते थे। ये जर्नलिस्ट तो सिर्फ नोट करते थे चीज़ों को, और यही है यहाँ पे करेंगे ऑनलाइन सिस्टम में। इनके लिए बोलने का ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं है, बट ओवरऑल घर पे बैठे बैठे ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को देख सकते हैं। तो इस आर्टिकल को अलग से डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है, यहीं पे मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या है। फिर जुडिशियल पुश बैक टू अ ड्रैकोनियन लीगल रिजीम, इसके बारे में मैंने कल अपने करंट अफेयर्स में बात की थी, एडिटोरियल में बात की थी। यहाँ पे एक पॉइंट और बताऊंगा आपको। एक पॉइंट इसलिए मैं इसमें बार बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का एक सेक्शन आ रहा है जिसका नाम है सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5। ये सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 बेल की बात करता है और बेल के पैरामीटर्स को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मतलब कि जब बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास पहुंचे अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट
और हाई कोर्ट को प्राइमा फेसी जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से वो बेल का डिसीजन ले सकते हैं। अभी प्राइमा फेसी तो वही नज़र आएगा ना जो पुलिस की चार्जशीट में लिखा होगा। पुलिस की चार्जशीट में जो लिखा है वही प्राइमा फेसी है। उस प्राइमा फेसी जो लिखी हुई चीज़ है उसको कहीं ना कहीं पुश बैक करने के लिए आपको डिफेंस के स्टेटमेंट सुनने पड़ेंगे, और डिफेंस के स्टेटमेंट से बात होती नहीं है। कहते हैं ना कि इनिशियल स्टेजेस पे जब सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 यूएपीए के अंदर मान लीजिए किसी पे इल्ज़ाम लगाया गया, अभी यूएपीए के अंदर इल्ज़ाम लगाया गया तो सही है या गलत है ये आपका पता कर पाओगे जब डिफेंस के स्टेटमेंट सुनोगे, विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करोगे। जब विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया नहीं, डिफेंस का स्टेटमेंट सुना नहीं, तो प्राइमा फेसी क्या सही होने वाला है, जो पुलिस की चार्जशीट में लिखा हुआ है। तो इस बेसिस पे तो किसी को बेल मिलेगी नहीं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। तो यहीं पे इसी को देख के दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 लोगों को बेल दे दी, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल ताना। और कौन से बेसिस पे बेल दी है कि भाई देखिए यूएपीए टेररिज्म से रिलेट करता है, और अगर आपने टेररिज्म के चार्जेस लगाए हैं तो वो एग्जैक्ट और प्रिसाइज टेररिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई पब्लिक डिसऑर्डर कर रहा है या फिर कहीं कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है और उसको आप टेररिज्म की परिभाषा के अंदर लाके उसको 10 साल के लिए जेल में बंद कर दोगे। तो 1-2 पॉइंट्स इसके भी देखेंगे। फिर ये काफ़ी आप कह सकते हो कि हाईफाई टाइप का आर्टिकल है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। हेल्थ सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डाटा एनालिटिक्स को, ऑटोनॉमस सिस्टम्स को और रोबोट्स को ला के कैसे कोविड-19 के पैंडेमिक के लिए हमारी मेडिकल कम्युनिटी को तैयार किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे। तो ये पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट है भाई आपका ओल्ड एंड स्लो। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है इसका फाइनल होने वाला है। इसीलिए आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि साउथहैम्पटन जाने के लिए ये जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है वो उसके कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे थे यूट्यूब के, यहाँ भी इंडिया से वो बैठ के साउथहैम्पटन जा रहे हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो कुल मिला के बात ये है 2019 में ही ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी ट्रॉफी की लॉन्च हो गई थी। और 2019 में टॉप 2 क्रिकेट टेस्ट टीम्स कौन कौन सी थी, इंडिया और न्यूजीलैंड। इसलिए ये बोला गया कि भाई इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल खेलेंगी, और फाइनल अभी होने वाला है। तो उसी फाइनल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल को भी थोड़े बहुत पॉइंट्स बता दूंगा। लास्ट आर्टिकल है रिवर्स माइग्रेशन, इसको मैं अलग से डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। रीजन बीइंग कि यहाँ पे बीजेपी की भर के बड़ाई की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स को चुरा लेते हैं और उनके बेसिस पे पावर हंग्री हो जाते हैं, पावर पे आने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स की बात हो रही है और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे सीधे सीधे हमारी रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अलग से पढ़ लो, अलग से मैं क्या ये इसको डिस्कस करूँ, कुछ खास इसमें है नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं किन किन ने हमको ज्वाइन किया। तो अनु सिरहवी ने ज्वाइन किया है, नीरज कुमार राय ने ज्वाइन किया है, प्रशांत ब्रसाल ने ज्वाइन किया है, बुक टेल फॉर यू इन्होंने ज्वाइन किया है, रजत अग्रवाल ने ज्वाइन किया। रजत अग्रवाल हैज़ ऑलरेडी बीन अ मेंबर फॉर 5 months, सो थैंक यू सो मच रजत। रोहित मिश्रा ने ज्वाइन किया। तो अनु, नीरज कुमार राय, प्रशांत, बुक टेल फॉर यू, रजत अग्रवाल एंड रोहित, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट फ्रेंड्स। चलिए भाई हम लोग अपने आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। डेली की बेसिस पे मैं 2 से 4 सवाल तो लेता ही हूँ, ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं ले पाता हूँ क्योंकि बाकी काम भी रहते हैं। तो अगर मुझे आपके सवाल पोटेंट इनफ लगे तो मैं उनको टेकअप करूँगा। अगर आपके सवाल नहीं टेकअप हो पा रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि देखिए सब सवाल तो मैं टेकअप नहीं कर सकता हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ और कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल रिपीटेड भी होते हैं तो मैं उनको इंटेंशनली छोड़ भी देता हूँ, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में इन्फॉर्मेशन मैं पहले की वीडियोस में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देखिए जाके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, वेबसाइट के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। रिकवरी टेक्स more than reforms. If any serious attempt at economic recovery, the focus must be on food supply and not on money supply. देखिए अभी जो रिसेंट नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के जो ग्रोथ एस्टिमेट्स निकल के आए हैं उसने ये बताया कि भाई after a steep contraction in the first quarter of last year, growth accelerated steadily afterwards. This would have assured a recovery had we not experienced the second wave of pandemic that came with the current financial year. देखिए पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर था, मतलब कि अप्रैल मई जून 2020 की बात कर रहा हूँ, वो तो पूरा का पूरा लॉकडाउन में था, नेशन वाइड लॉकडाउन था उस समय पे। और अगर आप इस साल की बात करो तो इस साल इकोनॉमी थोड़ी बहुत रिकवर करनी शुरू हुई थी, लेकिन सेकेंड वेव आ गई कोरोना इन्फेक्शन की। अभी सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन ने अच्छा खासा केओस मचाया है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
तो इस रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इकोनॉमी पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से तो ग्रो हुई है, बट जिस लेवल पे उसको ग्रो होना चाहिए तो उस लेवल पे ग्रो नहीं हुई है। प्रॉपर रिकवरी यहाँ पे नहीं हो पाई है। अगर ये सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं प्रॉपर रिकवरी हो सकती थी। ओवरलैपिंग स्टेट लेवल के लॉकडाउन्स लगे हुए थे, ठीक है, इस साल के अप्रैल से कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और ऑलमोस्ट अगर आप स्टेट के लॉकडाउन्स के ड्यूरेशन को देखो अलग अलग जगहों पे, तो जितना लंबा लॉकडाउन 2020 में लगा था, कहीं ना कहीं उतना ही लंबा लॉकडाउन इंडिविजुअल और आइसोलेटेड पॉकेट्स में इंडिया में इस सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन के समय पे भी लगा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो वी शेप्ड नहीं, अब डब्ल्यू शेप्ड हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब पिछली बार कोरोना फैलना शुरू हुआ और लॉकडाउन लगा तो इकोनॉमी गई नीचे, उसके बाद कोरोना बंद हुआ तो इकोनॉमी गई ऊपर, उसका सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आई तो इकोनॉमिक गई नीचे, और इसके बाद जब रिकवर होगी तो इकोनॉमिक जाएगी ऊपर। तो क्या बनेगा? एक डब्ल्यू शेप आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो दूसरी कोरोना वायरस की इन्फेक्शन थी वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक रिकवरी को बर्बाद करके गई है। अब जब इकोनॉमिक रिकवरी का इशू पब्लिक में उठाया गया, जब हमारे मिनिस्टर्स से पूछा गया, तो मिनिस्टर्स ने बोला कि भाई देखिए, इकोनॉमी तो रिकवर करेगी क्योंकि हमने रिफॉर्म्स लिए और ये रिफॉर्म सरकार द्वारा इंप्लीमेंट किए गए। अब जब बात आई रिफॉर्म्स की, तो देखिए नो डाउट सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हैं। यहाँ पे ऑथर कुछ स्पेसिफिक रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि अगर आप 1991 की परिभाषा के हिसाब से रिफॉर्म्स देखोगे तो रिफॉर्म्स क्या होते हैं? पॉलिसी चेंजेस होते हैं, और वो पॉलिसी चेंजेस जो किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस को हटाते हैं प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी में। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स भी यही बोलते थे। ओके, तो बेसिकली रिफॉर्म्स क्या हैं? जो ऐसे पॉलिसी चेंजेस लेके आए हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आसान हो जाए और अलग अलग फील्ड्स में एग्जिस्टिंग लाइंस ऑफ प्रोडक्शन जो चल रही हैं उसमें प्रॉफिट हो। ठीक है भाई, जैसे कि रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की बात की गई है। और कैसे रिफॉर्म्स लाने की बात की गई कि भाई कॉर्पोरेट टैक्सेस को हम लोग कम करेंगे ताकि ये बिजनेसेस आसानी से धंधा कर पाएं, पैसा कमा पाएं, इकोनॉमी में रिकवरी हो पाई, और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप प्राइवेट सेक्टर के लिए चीजें कितनी भी आसान कर दें, प्राइवेट सेक्टर कुछ चीजें देख के ही इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ, प्रेजेंटली फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंट्री इनटू अ न्यू एरिया और अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एन एग्जिस्टिंग एक्टिविटी मे नॉट अपीयर प्रॉफिटेबल गिवन देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी नियर द फ्यूचर अपॉन विच देयर रेवेन्यू विल डिपेंड। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि उसको आगे पैसा कमाना है। तो वो पहले इस बात को एसेस करेगा कि हाँ क्या वो पैसा कमा पाएगा, और जब वो इस बात को एसेस करेगा तो उसको लगेगा कि वो पैसा नहीं कमा पाएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर भी सरकार की हिस्ट्री के बारे में जानता है। एक्चुअली में ये फरवरी 2021 की बात कर रहे हैं। फरवरी 2021 में ऐसा लगा गया था कि भाई एपिडेमिक का पीक पास हो चुका है। ऑब्वियसली बात है, पिछला पूरा 2020 कहीं ना कहीं पैंडेमिक में निकल गया था। तो जब सरकार का बजट आने वाला था फरवरी के लगभग पे, तो ये बोल 1 फरवरी को सरकार बजट पेश करती, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि सरकार पैसा ज़्यादा खत्म करेगी या सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन पे और फिस्कल डेफिसिट को कम करने पे बात करेगी। इस बार का जो बजटेड एक्सपेंडिचर आया ना 2021-22 का, वो 20-21 के रिस्पेक्ट से केवल आप कह सकते हो 1% बढ़ा था। खास बात यहाँ पे ये है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद दुनिया भर में जहाँ पे इकोनॉमी नीचे जा रही थी और अलग अलग सरकारें ज़्यादा स्पेंड कर रही इकोनॉमी में, वहीं इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया का बजटेड एक्सपेंडिचर पिछले साल के बजटेड एक्सपेंडिचर से केवल 1% ज़्यादा है। तो यहाँ पे सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी कैलकुलेशंस गड़बड़ा गई। समझ गए बात को? एक प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर कभी भी ऐसी इकोनॉमी में खर्च नहीं करेगा जहां की सरकार ही वहां की इकोनॉमी में एक लिमिट से ज्यादा खत्म नहीं कर रही है। मतलब ऑथर एक्चुअली में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सरकार को इस बेसिस पे गरिया रहा है कि सरकार रिफॉर्म्स करके प्राइवेट सेक्टर के लिए चीजें आसान कर रही हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर भी इकोनॉमी में तब खर्च करेगा जब इस प्राइवेट सेक्टर को पता होगा कि लोगों के हाथ में पैसे हैं। और कोरोना के पैंडेमिक के समय पे लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, तो लोगों के हाथ में पैसे लाने का तरीका क्या है कि सरकार खूब सारा पैसा खत्म करे इकोनॉमी में। और बजट के हिसाब से देखोगे तो सरकार ने उतना पैसा इकोनॉमी में खर्च करने के लिए एलोकेट नहीं किया है। समझ गए? तो देखिए, टू कीप पब्लिक एक्सपेंडिचर इन वर्चुअली अनचेंज्ड अंडर सच सर्कमस्टांसेस वुड हैव बीन heroic enough then, but now with a possible further contraction of the economy, to continue with the frigid fiscal stance would be disastrous। क्या कहने मतलब ये है कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा और इस साल का जब बजट आ रहा था, जब लॉकडाउन खुल रहा था, तो सबको लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं इकोनॉमी आगे बढ़ेगी,
लेकिन अब क्या है कि इस बात के भी चांसेस बनते हुए आ गए हैं कि कहीं इस साल भी इकोनॉमी और न सिमट जाए। तो ऐसे केसेस में सरकार अगर ज़्यादा पैसा खत्म नहीं करती है तो ये सरकार की बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इट विल बी अ डिजास्टर मिस्टेक, ऐसा यहाँ पे ऑथर का बोलना है। और ऐसी मिस्टेक में कोई प्राइवेट प्लेयर भी यहाँ पे आके इकोनॉमी में पैसा खत्म करने वाला नहीं है, चाहे कितना भी आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दो, उनका कॉर्पोरेट टैक्स हटा दो, कितने भी रिफॉर्म ले आओ। अब अभी के लिए अगर आप देखो तो इस साल के आउटपुट के बारे में हमको ज़्यादा कुछ क्लियर पता है नहीं। आउटपुट मतलब ये जीडीपी की बात करें, ये साल जीडीपी कितनी होगी कितनी नहीं होगी इसके बारे में प्रॉपर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स नहीं आए हैं। लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा अगर देखा जाए तो मई में एक बात पता चली है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, आउटपुट की डिमांड कहीं ना कहीं घटी है। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब आउटपुट की डिमांड ही घट रही है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो अब इसका मतलब क्या है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। तो जब लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो कितना भी आसान कर दो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉर्पोरेट्स के लिए, वो इकोनॉमी में पैसा खत्म नहीं करेंगे। तो इस समय पे चीज़ों को सॉल्व करने का ऑथर बस एक तरीका बता रहा है, वो है रेजिंग पब्लिक स्पेंडिंग। मतलब पॉलिसी मेकर्स के पास केवल एक तरीका बचा हुआ है कि वो पब्लिक स्पेंडिंग करे, पैसा खत्म करे। यहाँ पे प्रिंटिंग मनी की बात नहीं कर रहा है। प्रिंटिंग मनी में क्या होता है कि आरबीआई क्या करेगी, मनी प्रिंट करेगी और कहीं ना कहीं सरकार को पैसा देगी और सरकार फिर इकोनॉमी में उतारेगी। वो ठीक नहीं है। यहाँ पे सरकार उधार लेके अगर काम कर दे तो ज़्यादा सही है। प्रिंटिंग मनी वाला ऑप्शन थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। हालांकि होता थोड़ा थोड़ा ये भी बोल रहा है कि अगर आप प्रिंट मनी भी कर देते तो भी कहीं ना कहीं चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब दो चीज़ों को समझिए, भारत सरकार अगर मार्केट से, चाहे डोमेस्टिक मार्केट से चाहे इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठा के अगर लोगों के बीच में बांटे तो वो बोरोइंग हो जाएगी। दूसरा, भारत सरकार क्या कह सकती है कि ठीक है तुम एक काम करो आरबीआई, खूब सारा पैसा प्रिंट करो, हमको दो और हम लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन पैसा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होती है, महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे देश के रिसोर्सेस तो उतने ही है, चीनी उतनी ही है, ठीक है, आटा उतना ही है। अब पहले इस चीनी आटा को 1,000 रुपये चेस कर रहा था, अब सरकार ने मान लीजिए 2,000 के नोट और छाप दिए तो 3,000 इसी आटा चीनी को चेस करेगा, तो आटा चीनी के दाम बढ़ जाएंगे। इसीलिए मनी को इस प्रकार से प्रिंट नहीं किया जाता। जब आप जरूरत से ज्यादा मनी को प्रिंट करके इकोनॉमी में लोगों की जेब में डाल दोगे तो सामान तो उतना ही रहेगा ना, फूड सप्लाई तो उतनी रहेगी ना, गुड सप्लाई तो उतनी रहेगी, और उस गुड सप्लाई को खरीदने वाला पैसा ज्यादा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। तो ऑथर इस आर्टिकल में ये भी बोल रहा है कि ठीक है भाई, अगर आप प्रिंट मनी करके भी पैसा मार्केट में ला रहे हो तो एक चीज के थ्रू आप इन्फ्लेशन को रोक सकते हो कि आप फूड सप्लाई को यहाँ पे कांस्टेंट कर दो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे देश में फूड सप्लाई कम पड़ रही है, फूड की जो सप्लाई चेन है वो टूट रही है। मार्केट में अगर खाने की कमी हो जाती है और उस समय पर अगर आप प्रिंट मनी करके या इवन डेप्ट फाइनेंसिंग करके सरकार उधार लेके भी पैसा इकोनॉमी में उठाई गिराएगी तो इन्फ्लेशन आएगा। इस इन्फ्लेशन में जो सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है वो है फूड सप्लाई। तो भाई इकोनॉमिक रिकवरी में ज्यादा पैसा खत्म करने के साथ साथ इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि फूड सप्लाई ऑप्टिमम रहे, लोगों की जेब में पैसा जाए और वो खाना खा सके, उसमें इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा ना हो। मनी सप्लाई पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप ओईसीडी कंट्री से कंपेयर करोगे तो इंडिया का जो पब्लिक डेप्ट है ना, वो ओईसीडी कंट्रीज के पब्लिक डेप्ट से बहुत कम है। जो बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज ने जितना पैसा उधार पे उठा रखा है इंटरनेशनल मार्केट से, उससे तो कम ही उठाया है हमने। तो हम मनी को प्रिंट भी कर सकते हैं और हम मनी को उधार लेके भी लोगों को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बस एक शर्त है कि फूड सप्लाई यहाँ पे स्टेबलाइज होनी चाहिए। अगर हमारी फूड सप्लाई हिली हुई है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, शुड इंडिया एक्सेप्ट इस्लामिक स्टेट रिटर्नीज रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल लॉ, इंडिया शुड ब्रिंग देम एंड ट्राई इन कोर्ट एज इंडियन सिटीजन्स। तो भाई मतलब यहाँ पे इस्लामिक स्टेट की ये जो हमारी 4 लेडीज बाहर फंस गई हैं, इनको क्या वापस लेके आना चाहिए? 2016 से लेके 2018 के टाइम पीरियड में ये इंडिया छोड़ के चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ इस्लामिक स्टेट में लड़ने के लिए। और ऑब्वियस ही बात है, फिर वही हुआ उनके हस्बैंड के साथ, जो कि बहुत चांसेस थे होने के, उनकी जान चली गई। वहाँ पे अब लड़ाई होगी, चारों तरफ से गोलियां चलेंगी तो लोगों की जान जाएगी। फॉर्चुनेटली 4 की 4 वुमेन ये अभी भी बची हुई, इनकी जान यहाँ पे नहीं गई। तो अब यहाँ पे कुछ नोन पर्सन्स आपस में बहस कर रहे हैं कि क्या इन पर्टिकुलर 4 लेडीज को इंडिया में लेके आया जा सकता है। तो देखिए कुछ व्यू पॉइंट्स। एक ऑथर बोल रहा है कि हाँ भाई लेके आया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 के अंदर ये बताया गया कि भारत का कोई नागरिक अगर इसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और मान लीजिए उसने क्राइम इंडिया में किया है
या उसने क्राइम किसी बाहर के देश में किया है, अब्रॉड में किया है या आउटर स्पेस में किया है, उसने क्राइम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इंडिया के अंदर किया है या इंडिया के अंदर बाहर किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके खिलाफ केस चलाया जा सकता है अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 3। तो चूंकि यहाँ पे ये वुमेन अफगानिस्तान में जाके इस्लामिक कैलिफेट की तरफ से लड़ रही थी, तो इनका जो क्राइम है वो क्राइम अफगानिस्तान के अंदर है, बट उसके लिए भी उनको सजा, उनके खिलाफ ट्रायल इंडिया के अंदर भी चल सकता है। पहली बात। दूसरी बात कर लेते। वी हियर फ्रॉम मीडिया रिपोर्ट्स नॉट येट कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द गवर्नमेंट दैट अफगानिस्तान वांट्स टू डिपोर्ट देम। कहने मतलब ये कि यहाँ पे अफगानिस्तान की जो सरकार है वो इन लेडीज को इंडिया वापस भेजना चाहती है, बट इंडिया ने मना कर दिया कि ठीक है भाई, हम इन लेडीज को यहाँ पे नहीं लेना चाहते। इंडिया ने क्या बोला है, एक्चुअली में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से नहीं आया है और ना ही अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से कोई बहुत ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। ये जो कुछ भी पता चल रहा है मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है, और मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे केसेस में ज़्यादातर सही होती हैं। तो अफगानिस्तान की सरकार का ये बोलना है, देखिए अफगानिस्तान में केवल अकेले इंडिया के लोग नहीं मिले हैं इस्लामिक कैलिफेट की तरफ से लड़ते हुए, इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ते हुए, ठीक है ना, वहाँ पे और भी बहुत से लोग मिले। ये जो इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया था, ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, ये अपने आप को कैलिफेट के साथ जोड़ना चाहता है, खलीफा के साथ दिखाना चाहता है। कैलिफेट क्या होता था, कैलिफेट एक बड़ी प्योर संस्था थी इस्लाम की, जिसमें कि एक धर्मगुरु होते थे और उन धर्मगुरु को सारे इस्लाम धर्म फॉलो करने वाले लोग मानते थे। हालांकि इस कैलिफेट की संस्था को अतातुर्क ने एबॉलिश कर दिया था, किसके बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद से कैलिफेट्स नहीं आए। लेकिन अब आप देखोगे कि जब से ये टेरर ग्रुप्स उठे हैं इस्लामिक स्टेट जैसे, इन्होंने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया है, अपने आप को स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर डिक्लेयर कर दिया है इस्लामिक वर्ल्ड का। और यही यहाँ पे अफगानिस्तान में हुआ था, और अफगानिस्तान में लड़ने चली गई थी ये 4 लेडीज। तो अब अफगानिस्तान की सरकार इन लोगों को अपने अपने देश वापस भेज देना चाहती है। अफगानिस्तान में वैसे ही क्योस फैला हुआ है, वो बोल रहे हैं कहाँ ही इतने सारे लोगों को रखेंगे, जिस जिस कंट्री के हैं वहाँ भेजो, इंटरनेशनल प्रेशर भी है। अब उसके चलते अब यहाँ पे देखोगे कि इंडिया ने बोल दिया कि भैया यहाँ ना भेजो, आपको जो करना हो करो। इंडिया का यहाँ पे ये बोलना है, बैक एंड से सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया की सिक्योरिटी को इन वुमेन से खतरा है। ओके, अब यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर ये वुमेन इंडिया में आती भी हैं तो ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कस्टडी में रहेंगी, आर्मी में या फिर पुलिस की जेलों में बंद रहेंगी। तो अब जब ये जेलों में बंद रहेंगी तो ये सिक्योरिटी को कैसे खतरा हो सकती हैं। तो ये वाला जो लॉजिक है भारत सरकार का कि ये भाई सिक्योरिटी को खतरा है इंडिया की, ये लॉजिक बिल्कुल सही नहीं है। वो अलग बात है कि अब ये लेडीज ऐसे कॉज के लिए जाके वहाँ पे लड़ रही थी जिसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, तो अब इंडिया में ऑब्वियस सी बात है इनको बुलाने का कोई मतलब नहीं रह गया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, भारत उन नागरिकों को इंडिया में एंटरटेन करता है जो एक्चुअली में भारत के हैं, कहीं और फंस गए हैं। ये लोग तो अपनी मन मर्जी से वहां लड़ने के लिए गए थे और एक टेररिस्ट कॉज के लिए लड़ने के लिए गए थे, और इस्लामिक स्टेट का ये जो कैलिफेट बनाया है इन लोगों ने, वहां पे किस प्रकार से लोगों को काटा जाता है, खड़े खड़े गोली मार दी जाती है, ये हम सबको पता है। तो इस रिस्पेक्ट में भारत सरकार ने बोल दिया कि भाई ये देश की सिक्योरिटी को खतरा है, हम वापस इनको नहीं ले सकते। लेकिन ऑथर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, ये आएंगी तो जेल ही में तो बंद रहेंगी, तो फिर कैसे खतरा हो गई। तीसरी चीज ये होती है कि इन लेडीज की यहाँ पे फैमिली है। अब आप देखोगे कि निमिषा की मदर का ये बोलना है कि इनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो 4 साल की है। एक लेडी है इन 4 लेडीज में से जिसके एक बच्चा भी है। अभी उस बच्चे ने क्या गलती की, वो तो 4 साल की जरा सी बच्ची है, वो वहां जेल में बंद पड़ी हुई है जहां पे भी होगी। तो इस रिस्पेक्ट में इस बच्ची की तो कोई गलती है नहीं। तो अगर इन 4 लेडीज को वापस लाया जाता है तो ये 4 लेडीज तो देखिए जेल में ही रहने वाली हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन वो जो छोटी सी बच्ची है वो कहीं ना कहीं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ी हो सकती है, कम से कम उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसका ध्यान रख सकते हैं। अफगानिस्तान में किस हद तक उस बच्ची का ध्यान उसके ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं वो पता नहीं, क्योंकि उसके पिताजी तो भैया इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए, ठीक है, उनकी वाइफ बंद है जेल में। तो अब ये छोटी बच्ची क्या करेगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं। तो छोटी बच्ची के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं इन लोगों को इंडिया में लेके आया जा सकता है, ये एक यहाँ पे और पॉइंट दिया जा रहा है। अब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अब देखिए और भी कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ये जो पर्टिकुलर इशू है कि इंडिया के लोग जाके इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, दिस इज नॉट यूनिक टू इंडिया। दुनिया भर की बहुत सी कंट्रीज हैं जहां से लोग लड़ने के लिए गए हैं अफगानिस्तान में या फिर इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट की तरफ से। इसमें एक नाम लिया जा रहा है शमीमा बेगम का। खास बात यह है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की सिटीजनशिप को नहीं छीन सकती अगर वो सिटीजन स्टेटलेस हो रहा है। समझिए, ये 4 लेडीज इंडिया से निकल के अफगानिस्तान गई,
तो क्या ये अफगानिस्तान की नागरिक बन गई? अफगानिस्तान की नागरिक तो ये पहले भी कभी नहीं थी, तो ये अफगानिस्तान की नागरिक नहीं है। ये सोच के गए होंगे कि ये जो आपका इस्लामिक स्टेट इन अफगानिस्तान वाला जो आपका ग्रुप है, आईएसकेपी जो ग्रुप है, ये आईएसकेपी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा, कुछ इराक सीरिया जैसा इनका बड़ा इलाका इनके कब्जे में आ जाएगा, ये वहां पे रहेंगे आराम से। बट ऐसा हुआ नहीं। अब इंडिया छोड़ के चले गए, ठीक है। अफगानिस्तान में जाके ये सिटीजन बने नहीं है, इंडिया के सिटीजन है। बट इंडिया अगर कल की डेट में किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर इनको बोल देता है कि ठीक है तुम हमारे नागरिक नहीं हो, तो ये तो स्टेटलेस हो जाएंगे ना। तो किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी के चलते किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की सिटीजनशिप नहीं छीनी जा सकती अगर वो स्टेटलेस हो रहा हो। और तो इसीलिए ये जो 4 लेडीज हैं ये भारत की नागरिक ही रहेंगी, क्योंकि अगर भारत इनसे नागरिकता छीन लेता है तो फिर ये कहां जाएंगी? अफगानिस्तान की नागरिक है नहीं, ये भारत की नागरिक हैं। भारत ने नागरिकता छीन ली तो ये स्टेटलेस हो जाएंगी, इनकी कोई नागरिकता ही नहीं रहेगी। और ऐसा किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी में नहीं लिखा हुआ है। ये बात हो गई। ऐसा एक इशू यूके में भी आया था। यूके में शमीमा बेगम नाम की एक लड़की थी, 15 साल की उम्र पे इसने आईएस ज्वाइन कर लिया। जब आईएस खत्म हो गया तो ये वापस आना चाहती थी यूके में। यूके सरकार ने बोला कि ये वापस नहीं आ सकती और यूके सरकार ने उसकी सिटीजनशिप छीन ली। तो फिर कोर्ट ऑफ अपील में मैटर गया। कोर्ट ऑफ अपील में ये बोला कि नहीं भाई, यूके की सरकार ऐसे सिटीजनशिप नहीं छीन सकती। तो यूके की सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि भाई नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इस पर्टिकुलर शमीमा बेगम को यूके में फिर से वापस नहीं ले सकते। अभी भी शमीमा बेगम बाहर ही है, यूके नहीं पहुंच पाई है। तो कुल मिला के यूके का ये जो डिसीजन था कि इनकी जो सिटीजन थी शमीमा बेगम वो इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ने चली गई, तो यूके सरकार ने सिटीजनशिप छीन ली। लेकिन यूके की ही कोर्ट्स क्या बोल रही हैं कि नहीं भाई, आप सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपके पास किसी भी कंट्री का पासपोर्ट हो, यूके का हो चाहे इंडियन पासपोर्ट हो, इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उस पासपोर्ट पे या तो आपको वीजा लगेगा किसी और देश में जाना है, या फिर किसी देश पे मान लो वीजा ऑन अराइवल है। बैंकॉक और बाली जैसी कंट्रीज में वीजा ऑफ अराइवल था। बाली तो कंट्री नहीं है, सॉरी, इंडोनेशिया के अंदर है बाली। तो वहां पे आप जाओ, सीधा ठंपा लगाओ, अंदर घुस जाओ। तो अगर आप इंडियन पासपोर्ट के बेसिस पे वीजा ऑन अराइवल करके आप वीजा लेके किसी और देश में जा सकते हो, तो वही इंडियन पासपोर्ट आपको इस बात की आजादी देता है कि आप इंडिया में वीजा फ्री वापस आ सकते हो। अब वो एक अलग बात है कि ये पासपोर्ट लेके तो क्या ही गए होंगे, पासपोर्ट लेके भी गए होंगे तो जिस काम के लिए गए हैं कोई बिल्कुल ही इनको यहाँ पे इग्नोर कर दिया जा रहा है। फिर एक और पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आरिफ मजीद। आरिफ मजीद इराक में गए थे 2014 में लड़ने के लिए, फिर ये वापस इंडिया में आ गए। अब जब इंडिया में आरिफ मजीद के अगेंस्ट केस चला कि भाई ये तो आईएस की तरफ से लड़ने गए थे, तो वो केस प्रूव ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं प्रूव हो पाया? क्योंकि आरिफ मजीद ने जो कुछ भी गलत किया होगा इस्लामिक स्टेट की तरफ से वो इराक में किया होगा, या जहां पे भी वो इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहे होंगे वहां किया होगा। इंडिया में तो गलत किया नहीं है, तो प्रोसिक्यूशन इनके ऊपर इल्जाम क्या लगाएगा? प्रोसिक्यूशन के पास इनफ जानकारी है नहीं, और जो जानकारी है उसका एविडेंस नहीं है। क्योंकि इराक में आरिफ मजीद ने जो कुछ भी किया है उसका कोई प्रूफ इंडिया के अंदर तो देखो मिलने वाला है नहीं। तो 6 से 7 साल एक अंडर ट्रायल प्रिजनर रहने के बाद आरिफ मजीद को बेल पे छोड़ दिया गया और अभी वो बेल पे है। मतलब कुल मिला के ये पर्टिकुलर लोग जो कि इस्लामिक स्टेट जैसी या फिर किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए देश के बाहर लड़ने जा रहे हैं और वो देश में वापस आते हैं, तो उनके खिलाफ क्राइम को प्रूव कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। रीजन क्या है कि जो भी क्राइम उन्होंने किए हैं वो देश की सीमा के बाहर किए और उनके बारे में ज्यादा एविडेंस यहाँ पे हमारी जुडिशरी के पास अवेलेबल है नहीं। और प्रॉब्लम एक और है कि देखिए बहुत ज्यादा फाइटर्स इंडिया से बाहर गए नहीं है लड़ने के लिए, तो इसके लिए कोई कंसोलिडेटेड पॉलिसी हमारे पास एग्जिस्ट भी नहीं करती। या तो कोई प्रॉपर पॉलिसी होती जिस पॉलिसी में लिखा हुआ होता कि कोई पर्टिकुलर पर्सन इस सर्कमस्टांस में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़ने जा रहा है तो उसके बाद ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। प्लस ऑथर यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। भारत सरकार का ये बोलना है कि इन यंग वुमेन की रेडिकलाइज किया गया है, इनको ब्रेन वॉश किया गया है। और अगर ये रेडिकलाइज्ड है तो इन ऑथर्स का ये बोलना है कि अगर ये वुमेन रेडिकलाइज्ड है तो आप इनको डीरेडिकलाइज करो। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि भाई ह्यूमन राइट्स पे आपको ध्यान देना, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अभी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है कि हर पर्सन के पास ये आज़ादी है कि वो अपना देश छोड़ सकता है और अपने देश में वापस आ सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या बोलता है कि किसी की भी राइट टू एंटर हिज ओन कंट्री को आर्बिट्रेरली डिप्राइव नहीं किया जाएगा। तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं इन लेडीज के फेवर में जाता है कि इनको इंडिया में एंट्री दी जाए। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। इंडिया में कोई नियम कानून यहाँ पे है नहीं। और रही बात रेडिकलाइज करने की,
तो भारत सरकार के ऊपर ये एथिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये वुमेन रेडिकलाइज हो गई हैं तो इनको डी रेडिकलाइज भी करो आप। अब यहाँ पे जो लोग आईएस ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको लिए कोई जस्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया ने फोटोज देखी हैं, पूरी दुनिया ने प्रूफ देखा है कि कैसे आईएस वाले सीधे सीधे गोलियां मार देते हैं, जिंदा लोगों को दफना देते हैं, जला देते हैं, डुबा देते हैं। यजीदी वुमेन की सेक्सुअल स्लेवरी होती है, किस प्रकार से रक्का में लोगों को मारा गया। तो आईएस की ब्रूटल अप्रोच के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है इंडियन सरकार तो ये ब्रूटल अप्रोच रख नहीं सकती। तो इस बेसिस पे यहाँ पे 4 वुमेन्स को वापस लाने के फेवर में बहुत सारे पॉइंट्स बोले गए। मुझे पता है कि ये जो बहुत सारे पॉइंट्स बोले गए इन 4 वुमेन को इंडिया में वापस लाने के फेवर में किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किए जा सकते, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जस्टिफाई किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओल्ड एंड स्लो। इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर वाइंग फॉर द लेटेस्ट आईसीसी ट्रॉफी इन द गेम्स ओरिजिनल फॉर्मेट। बेसिकली यहाँ पे ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, ओके, और उसका जो फाइनल होने वाला भी साउथहैम्पटन में, इसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खेला गया था मेलबोर्न में मार्च 1870 से। आप कह सकते हो कि क्रिकेट का सबसे लॉन्ग फॉर्मेट है ये, और उस समय पे टाइमलेस टेस्ट होते थे, चला जा रहा है टेस्ट, चला जा रहा है, बहुत बहुत दिनों तक चला जा रहा है, बीच बीच में कुछ दिन का गैप भी रख दिया जाता था। फिर धीरे धीरे टेस्ट मैच को 5 दिन का किया गया, 20 दिन के बीच का जो गैप होता था दिनों के बीच में उसको हटाया गया। फिर वनडे भी आ गए, T20 भी आ गए, और इन सब शॉर्ट फॉर्मेट के चलते क्या है कि फैंस आ रहे हैं, कॉमर्स आ रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं, और अब रिसेंटली ये भी देखा गया है कि जो टेस्ट मैचेस हैं इनको डे और नाइट स्पेक्टेकल में बदल दिया गया। तो अब डे नाइट टेस्ट मैचेस भी होते हैं, पहले टेस्ट मैचेस केवल दिन में होते थे। कुछ सीरीज की जो ब्रांड इक्विटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि एशेज सीरीज जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में खेलते हैं, और इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस, इनके मैचेस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखा जाता है। तो ये सब बातें यहाँ पे करी जा रही हैं। वैसे अगर आप देखो तो T20 हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, इन सब की आप कह सकते हो टूर्नामेंट होते हैं, हर 4 साल पे वर्ल्ड कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, T20 वर्ल्ड कप होता है। लेकिन जब बात आती है टेस्ट की, तो टेस्ट में कोई वर्ल्ड कप नहीं होता है, टेस्ट में बस होती है एनुअल रैंकिंग्स। इसीलिए इस टेस्ट फॉर्मेट को और पॉपुलराइज करने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लेके आया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2019 में। 2019 में ये बोला गया, और जिस समय पे ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लेके आया था उस समय पे जो 2 टेस्ट टीम टॉप पे थी वो थी इंडिया और न्यूजीलैंड। तो ये बोला गया कि फाइनल किसके किसके बीच में खेला जाएगा? इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और यही फाइनल अभी होने वाला है साउथहैम्पटन में। तो दोनों लोग जीतना चाहेंगे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही कि न्यूजीलैंड ने ये जीता, इंडिया ने वो जीता। तो ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ पे इनको देख सकते हो कि भाई विराट कोहली और केन विलियमसन की मैनों की इतनी प्रैक्टिस है, इतनी प्रैक्टिस है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में याद रखिएगा, 2019 में चालू किया गया और 2021 में इसका फिनाले होने वाला है, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैचेस का शेड्यूल तय किया गया वो इस हिसाब से तय नहीं किया गया कि कौन जीत जीत के आगे आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऐसा नहीं होता है कि फाइनल नॉकआउट होता रहेगा और कोई टीम एंड में जीत के वापस आएगी। टेस्ट में वैसे भी आपकी फाइनल जो रैंकिंग होती है ना टीम की, वही मैटर करती है, क्योंकि ये कोई T20 या फिर वनडे की तरह का इवेंट नहीं है। तो छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ इसमें बताने को नहीं था, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, दैट्स वाई मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं अ प्लेस फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर। Artificial intelligence, autonomous systems, and data analytics have a defining role to play in shaping the medical sector. देखिए, कोविड-19 के इस पैंडेमिक के समय पे मेडिकल कम्युनिटी बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, सेल्फलेस तरीके से काम कर रही है। बहुत सारे प्रोसेसेस की मतलब बहुत सारे स्टाफ की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई, क्योंकि कोविड-19 में ध्यान रखते वक्त लोगों की मौतें भी हुई हैं। नर्सेज और अटेंडेंट्स फुल टाइम ड्यूटी पे हमेशा मास्क और ग्लव्स पहने रहती हैं, लेकिन सिर्फ मास्क और ग्लव्स पहन के कोविड-19 के पेशेंट के सामने अगर आप रहोगे तो आपके पास वायरस आने के बहुत से चांसेस होते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में ये जो फ्रंट लाइन स्टाफ है हमारा हेल्थ वाला, ये ज़्यादा डेंजर पे ना रहे, इसके लिए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात हो रही है। और अगर इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई किया जाता है तो हॉस्पिटल स्टाफ ये जो इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले चांसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब इसको किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, देयर आर रिपोर्ट्स इन द ग्लोबल मीडिया ऑफ एस्टैब्लिश्ड इनोवेटिव फील्ड हॉस्पिटल।
यूजिंग रोबोट्स टू केयर फॉर कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स। दुनिया में बहुत सी जगहों पे ये भी सुनने में आया कि कोविड-19 से अफेक्टेड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो 5G पावर्ड टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन मान लो हॉस्पिटल के अंदर घुस रहा है, तो वहां पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ होगा उसको कुछ बताने के लिए। ऑटोमेटिकली इस 5G पावर टेम्परेचर के बेसिस पे उस पर्टिकुलर पर्सन का बॉडी टेम्परेचर मेजर हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि क्या इस पर्सन को कोई फीवर लाइक सिम्टम्स है या कोई फीवर है। कुछ ऐसे भी रोबोट्स बनाए गए दुनिया भर में, साउथ कोरिया, जापान, चाइना जैसी कंट्रीज में, जो कि हार्ट रेट को, ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स को स्मार्ट ब्रेसलेट्स के थ्रू या फिर उन रिंग्स के थ्रू जो पेशेंट्स पहनते हैं उसके थ्रू मेजर करते हैं। और इंडिया में भी कुछ हद तक ये चीज़ शुरू की गई है। सवाई मानसिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन जयपुर, इसने ट्रायल्स किए किसके साथ, एक ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ। ये ह्यूमनॉइड रोबोट मेडिसिन और फूड प्रोवाइड कर रहा था कोविड-19 पेशेंट्स को जो वहाँ पे एडमिटेड है। समझिए, अभी कोविड-19 पेशेंट वार्ड में एडमिट है, कोई नॉर्मल अगर डॉक्टर या स्टाफ उसको खाना देने के लिए जाता है, नर्स खाना देने के लिए जाती है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर स्टाफ को इन्फेक्शन हो सकता है कोरोना का। रोबोट देने जाते हैं तो रोबोट तो सैनिटाइज होता रहेगा, उसको इन्फेक्शन होगा नहीं। तो ये है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का एक फैसेट क्या हो गया, एक फैसेट हो गया रोबोट। दूसरा फैसेट क्या हो गया कि हॉस्पिटल में एंट्री मानी, 5G टेक्नोलॉजी से ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर मेजर होगा। तीसरा फैसेट क्या हो गया कि कुछ रिंग्स पहन रखी हैं पेशेंट्स ने अपने हाथों पे, उन रिंग्स के बेसिस पे उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल क्या है, उनका हार्ट रेट क्या है, ये मेजर हो रहा है। चौथा क्या हो गया कि भाई चूंकि ये वार्ड में एडमिटेड हैं और कोई नॉर्मल नर्स अगर वहाँ पे खाना देने जाएगी तो वो वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो खाना देने का काम और पेशेंट की मदद का काम कौन कर रहा है, रोबोट कर रहा है। तो इस प्रकार से ऐसा बोला जा रहा है कि इन डिसरप्टिव नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके सोसाइटी का वेलफेयर किया जा सकता है और कम्युनिकेबल डिजीज के इम्पैक्ट को रोका जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड और क्वांटम कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, 5G का इस्तेमाल करके। और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये एड्रेस करता है इंटरऑपरेबिलिटी के चैलेंजेस को। ठीक है, हेल्थ ब्लॉकचेन में क्या होता है, इट वुड कंटेन अ कंप्लीट इंडेक्स्ड हिस्ट्री ऑफ ऑल मेडिकल डाटा। जब कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा हेल्थ सेक्टर में तो क्या होगा, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे उस पर्टिकुलर पेशेंट के, पूरा का पूरा हेल्थ डाटा होगा उस पर्टिकुलर पेशेंट का। फिर ऑटोमेटिकली अगर वो पर्टिकुलर पेशेंट एक ब्रेसलेट पहुंचता है तो उसका उस समय का ब्लड प्रेशर लेवल, बीपी लेवल, हार्ट बीट लेवल, ब्लड ऑक्सीजन लेवल सब कुछ पहुंच जाएगा। आप सोचिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है, बीपी चेक करता है, अगर आपको कोई नॉर्मल चीज़ है तो ये बीपी ईपी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे। और इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको एक सिक्योर नेटवर्क में स्टोर किया जा सकता है, वहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है और फिर कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे और इंटरनेट ऑफ मोबाइल के दम पे, इंटरनेट ऑफ मोबाइल क्या है, इंटरनेट ऑफ मोबाइल में इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स कर लीजिए। मतलब इंटरनेट ऑफ मोबाइल एक ऐसी सुविधा है जहां पे अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस या फिर कह लीजिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि इंटरनेट से आपस में जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट्स अगर इंटरनेट के दम पे आपस में जुड़े हुए हैं तो आप उसको बोल सकते हो इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स। यानी मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल फील्ड में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, हेल्थ सिस्टम सर्विसेज, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली इस इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करके बता देगा कि इस पर्सन को क्या बीमारी हो सकती है और इस पर्सन की बीमारी को ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये जो बिग डाटा एनालिस्ट है ये पेशेंट बेस्ड सर्विसेज को बहुत इफेक्टिव बेसिस पे प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पे इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इंडिया के पास अपनी खुद की एक डिजिटल हेल्थ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इस डिजिटल हेल्थ स्ट्रैटेजी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, पर्सन सेंटर्ड केयर होनी चाहिए। वही बोल बच्चन टाइप की बातें होने लगी हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अभी वो कैसे होगा उस बारे में कुछ ज़्यादा पता है नहीं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में एथिकल अप्रोप्रिएटनेस की बात जरूर हो सकती है कि भाई आप किसी का पूरा मेडिकल डाटा ऑनलाइन सिस्टम्स में कर रहे हैं और उस ऑनलाइन सिस्टम्स को सेंट्रली स्टोर कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर पर्सन की पूरी मेडिकल हिस्ट्री वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम में आ जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका पर्सनल स्फीयर वॉलेट हो जाएगा, उसकी डाटा प्राइवेसी वॉलेट हो जाएगी। तो ये भी एक यहाँ पे फैसेट निकल के आता है। फिर आयुष्मान भारत की यहाँ पे बात हो रही एंड टूल्स सच एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है कि भाई इन टूल्स को इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है कि ये पॉपुलेशन को बचाएं।
तो आगे आने वाले समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन करना, हालांकि ये सब तो देखिए बहुत कुछ शुरू हो ही चुका है। आज की डेट में एम फाइन जैसी ऐप्स हैं जिस पे आप ऑनलाइन जाओ, ठीक है ना, पेमेंट करो और आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस से लड़ने के लिए ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू कंसल्टेशन करना, ये भी आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन के हमारे सामने आया है। प्लस यहाँ पे लोकल नॉलेज की भी बात की जा रही है, ठीक है। क्या बोला गया कि इफेक्टिव नेशनल पॉलिसीज और रोबोस्ट हेल्थ सिस्टम्स के साथ साथ इस कोरोना के पैंडेमिक को बाकी हेल्थ चैलेंजेस से लड़ने के लिए लोकल नॉलेज नेटवर्क्स को भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। एक इफेक्टिव नेशनल रिस्पांस के लिए लोकल नॉलेज का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो कम्युनिटी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम करते हैं। अफ्रीका में जब अबोला वायरस फैलना शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट के पहुंचने से पहले वहां पे जो लोकल लेवल की अथॉरिटीज हैं वही बहुत हद तक एबोला के फैलाव को रोकने की कोशिश कर रही थी, और उनको ऑनलाइन कौन असिस्ट कर रहा था? WHO कर रहा था। तो ये भी एक प्रकार की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हो गई। इंडोनेशिया में जब बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मर्स के पक्षियों में बर्ड फ्लू फैलना शुरू किया तो सरकार के पहुंचने से पहले ही वहां पे इन पक्षियों को मार के इसके फैलाव को रोकने की कोशिश की वहां के फार्मर्स ने। तो हमारे देश के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वो लोकल और ट्रेडिशनल नॉलेज का, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ एसोसिएट करके चीज़ों को रेवोल्यूशनरी तरीके से कर सकते हैं। यही बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई जा रही है। ओके, और चलते हैं अपने फाइनल आर्टिकल की तरफ। A judicial pushback to a draconian legal regime, the Delhi High Court ruling is a way forward in finding a balance between civil rights and imperatives of anti-terror law। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? भाई देखिए, 3 एक्टिविस्ट, देवांगना कलीटा, नताशा अग्रवाल और आसिफ इकबाल तन्हा, ये भैया आप कह लीजिए कि जेल में बंद है। लगभग 1 साल इनको हो चुका है और इनका कोई भी ट्रायल यहाँ पे शुरू नहीं किया गया है। तो इस रिस्पेक्ट में रिसेंटली हुआ ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बैठ के इसके ऊपर बहस की और इनको छोड़ दिया है। मतलब छोड़ दिया, मतलब बेल पे छोड़ दिया, बाइज्जत बरी नहीं किया है। बाइज्जत बरी तो ये सारे विटनेस एग्जामिनेशन के बाद ही होंगे। इनको बंद किसके चलते किया गया? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के चलते। अब यहाँ पे बेसिस क्या है? एक छोटा सा ही बेसिस है, पूरा आर्टिकल मैं आपको नहीं बताऊंगा, जरूरत भी नहीं उसकी। ये जो UAPA बनाया गया था, ये बनाया गया था टू चेक एंड एड्रेस टेररिज्म। और UAPA में प्रॉब्लम है इन सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5। अब ये बात पे तो हम बात नहीं करेंगे कि इन 3 लोगों को टेररिज्म के अंदर बुक करना चाहिए था या नहीं बुक करना चाहिए था, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 में क्या लिखा हुआ है कि भाई देखिए, अगर कोई क्राइम कोर्ट के सामने लेके आया गया है तो सेक्शन 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और ये जो सेक्शन 43D क्लॉज 5 है आपका UAPA के अंदर, court is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true। मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन की बेल एप्लीकेशन पहुंची कोर्ट के पास, तो बेल एप्लीकेशन अगर उस पर्टिकुलर जज को लगता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पर्सन गिल्टी है, या फिर लगता है कि नहीं भाई ये पर्टिकुलर पर्सन गिल्टी नहीं है, तो प्राइमा फेसी शुरुआत में जो कुछ भी जज को लग रहा है उस बेसिस पे जज बेल चाहे तो दे दे, चाहे तो रिजेक्ट कर दे। बेल यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन केस के केसेस में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सालों बाद, 14 साल 23 साल बाद जेलों में रहने के बाद जो लोग हैं वो बाइज्जत बरी होकर बाहर निकलते हैं। ऐसा पता चलता है कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। तो अभी ऐसे केसेस में जहाँ पे लगभग 100 की तादाद में लगभग 700 से ज़्यादा यहाँ पे विटनेसेस हैं और सारे के सारे 700 विटनेसेस को एग्जामिन करना है, तो ऐसे केस में जब ट्रायल बहुत लंबा खींचने वाला है और अगर आपने इन पर्टिकुलर पर्सन्स को जिनके ऊपर UAPA लगा है इनको आपने बेल नहीं दी, तो ये पूरी ट्रायल ड्यूरेशन में जेल के अंदर बंद रहने वाले हैं और ये डेकेड्स भी लग सकते हैं, इसमें कई दसों साल लग सकते हैं। तो ऐसे केसेस में इन लोगों की राइट टू, आप कह सकते हो ना, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट के लिए एक ही तरीका बचता है और वो है बेल। ओके, नॉर्मल कर केसेस में जब कोर्ट बेल देती है तो बहुत सारी चीज़ें देखती है। बेल देखने में नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, UAPA की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नॉर्मल केसेस में मान लीजिए पुलिस ने कुछ इल्ज़ाम लगाया और उसके बदले में जो डिफेंस का लॉयर है वो अपना पॉइंट देगा और दोनों पॉइंट को सुनेगी जुडिशरी और क्या बोलेगी कि ठीक है भाई बेल दे रहे हैं, बेल नहीं दे रहे। UAPA का जो सेक्शन 43 है ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि प्राइमा फेसी अगर जज को लगता है कि भाई बेल नहीं दी जा सकती, इल्ज़ाम ज़्यादा बड़ा है, तो उसको बेल नहीं दी जा पाएगी। अभी इल्ज़ाम बड़ा है ये कौन डिसाइड करेगा भाई? वो तो चार्जशीट के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल की उसमें लिखा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये किया। अभी उस चार्जशीट में ही अगर मान लीजिए पुलिस ने कोई ब्लंडर कर दी, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी और उसकी गलती को पकड़ लिया
कोर्ट ने, तो एक अलग बात है। ज़्यादातर केसेस में पुलिस सोच समझ के चार्जशीट फाइल करती है, सोच समझ के इल्ज़ाम लगाती है, और अगर सोच समझ के ढंग की चार्जशीट बना दी पुलिस ने और कोर्ट के पास सबमिट कर दी, और कोर्ट तो प्राइमा फेसी चीज़ों को देख रहा है, और कोर्ट ने डिफेंस के लॉयर को एग्जामिन नहीं किया, ठीक है ना, विटनेस की बात नहीं सुनी, तो यहाँ पे तो उसको बेल मिलेगी नहीं इस पर्टिकुलर पर्सन को। इसीलिए ये पे जो दो जज है ना, यहाँ पे ये दो जज यही बोल रहे हैं। कौन कौन थे यहाँ पे जज? सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम मम्मानी। इनका ये बोलना है कि देखिए सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 ये क्रिमिनल जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल से डाइवर्ट कर रहा है। साफ साफ बात ये है कि गिल्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करके एक पर्टिकुलर पर्सन को जेल के अंदर लगातार बंद रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसिक्यूशन की। अभी प्रोसिक्यूशन ने बस इल्जाम भर लगा दिया, इससे ये थोड़ा मतलब हो गया कि इन पर्टिकुलर लोगों ने टेररिज्म किया है। अगर आप इन लोगों के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगा रहे हो, अगर आप इस शब्द टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो, तो टेररिज्म की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, टेररिज्म एक प्रकार का आर्ट है जहां पे लोगों को मारा जा रहा है, गलत तरीके से चीजें की जा रही हैं। ये कोई एक ऐसा शब्द नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आपने किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया और फिर वो 10 साल तक जेल में बंद पड़ा रहेगा। तो जो आपकी चार्जशीट है वो बिल्कुल फैक्चुअल, इंडिविजुअलाइज्ड, पर्टिकुलर होनी चाहिए कि कौन सा टेररिस्ट एक्ट कमिट हुआ है और किस प्रकार से कमिट हुआ है। और अगर उसका प्रॉपर प्रूफ सामने सामने अवेलेबल है तो बेल पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नैरो टर्म्स में, बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि हैफेजर्ड वे में इस टेररिज्म नाम के शब्द का इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर पर्सन को यूएपीए के अंदर चार्ज करके रख रखा है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जो दो लॉयर्स यहाँ पे इन तीन लोगों की तरफ से लड़ रहे थे, अभिनव सेकरी और अंजना प्रकाश, इन्होंने भी यही बोला। इन्होंने बोला कि जो सेक्शन 43D5 है ये शॉर्ट सर्किट लेके आ रहा है। कैसा शॉर्ट सर्किट? तो बेल एप्लीकेशन के समय पे एक जज के सामने शॉर्ट वो आती है आपकी चार्जशीट। चार्जशीट में लिखा हुआ है कि इन लोगों ने क्या क्या इल्जाम किया है। यहाँ पे जो डिफेंस का लॉयर खड़ा होगा वो कुछ ना कुछ इस चार्जशीट के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है इस जज के लिए, तभी तो जज एक बैलेंस व्यू पॉइंट बना पाएगा। प्राइमा फेसी अगर जज चीजों को देखने पे आ गया तो डिफेंस की बात तो सुनी नहीं है कि सिर्फ चार्जशीट की बेसिस पे ही जज यहाँ पे डिसीजन दे देगा। क्योंकि प्राइमा फेसी सच क्या है, या तो जज चार्जशीट की बेसिस पे जान सकता है या डिफेंस लॉयर की स्टेटमेंट की बेसिस पे जान सकता है। तो सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 यूएपीए के अंदर भी प्रॉपर एग्जामिनेशन जरूरी है बेल के क्वेश्चन के ऊपर डिसीजन लेने के लिए। तो सेक्शन 43 क्लॉज डी क्लॉज 5 ऑफ द यूएपीए यहाँ बहुत ज्यादा न्यूज में, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।